हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था, गति के जो समीकरण पढ़े थे, गति के नियम पढ़े थे तीनों, उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक्स हैं, थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, फोर्स और मोशन से। उनको आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और कल हम ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है वो वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। और मंडे से दोस्तों, मंडे से हम रेलवे के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। पूरे शिफ्ट बाई शिफ्ट 25-25 क्वेश्चन हैं, वो डेली हम कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिए हमारे चैनल के ऊपर। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर टॉपिक है वो यहाँ पर है संवेग संरक्षण, मतलब संवेग का संरक्षण रूल है। तो देखिए, संवेग का संरक्षण रूल है वो क्या है। अब देखिए, संवेग क्या होता है इसके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। संवेग जो होता है P, वो होता है P बराबर mv, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी कि P बराबर mv होता है। तो संवेग संरक्षण का नियम यह है कि किसी भी वस्तु की जब गति हो रही है तो अगर उसमें फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में उसका जो कुल संवेग है वो हमेशा संरक्षित रहता है। यानी कि देखिए, इसको हम थोड़ा और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। यानी कि देखिए, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित जो होता है, अगर उसकी वैल्यू शून्य है यानी कि जीरो है, तो उस निकाय के संपूर्ण संवेग का है वो संरक्षण होता है। इसका मतलब यह है कि समय के साथ संवेग का मान है वो लगातार कांस्टेंट बना रहता है, स्थिर बना रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसको हम देखते हैं, वो है यहाँ पर फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं घर्षण। तो देखिए, घर्षण क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उसकी गति को जो रोकने वाला फैक्टर होता है, जो कारक होता है, उसको हम घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि देखिए, अगर आप किसी भी पंखा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो होता क्या है, जो जड़त्व का नियम है उसको फॉलो करना चाहिए कि जो गतिशील है वो गतिशील रहनी चाहिए, लेकिन जो स्थिर है वो स्थिर रहनी चाहिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो होता क्या है, वो पंखा है उस पर घर्षण लग लग के उसका वेग है लगातार घटता जाता है और अंत में उसका वेग है वो शून्य होता जाता है। इसको देखिए और तरीके से अगर समझें तो देखिए, यहाँ से हम किसी भी बॉल को यहाँ से अगर धक्का मारते हैं, इधर से कि बॉल को धक्का लगाते हैं किसी भी सरफेस में, तो वो इधर की ओर गति करती है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर शून्य हो जाती है। तो उसकी गति को जो शून्य करता है उसे हम बोलते हैं घर्षण। यानी कि घर्षण होता है वो किसी भी वस्तुओं के बीच जो गति होती है उसको यहाँ पर विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछ जाती है, वो ये है कि जो घर्षण होता है कौन सी सतह पर कम लगता है, कौन सी सतह पर ज़्यादा लगता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो खुरदरी सतह होती हैं, खुरदरी सतह, ठीक है, वहाँ पर घर्षण का मान बहुत कम होता है। यानी कि एक तो खुरदरी सतह है और एक डम्बर है बिल्कुल फ्लैश। तो जो खुरदरी सतह है वहाँ पर घर्षण का मान कम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो अलग अलग सरफेस ले लेते हैं, एक पर मान लीजिए आपकी छत है बिल्कुल फ्लैट है और एक आपकी खुरदरी सतह है, तो आप अगर समान वेग से दो वस्तुओं को, बॉल को गिराओगे तो यहाँ पर जो खुरदरी सतह है वहाँ पर जो बॉल है अधिक दूरी तय करने वाली है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आगे एक जिसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। ये क्या होता है? देखिए, सीमांत घर्षण क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है, जैसे कि कोई बक्सा रखा हुआ है या कोई भी चेयर रखी हुई है, तो जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने वाले हो तो होता क्या है कि आप कम फोर्स अप्लाई उस पर करते हो, कम बल लगाते हो, तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। मान लीजिए आपने धक्का लगाया तो करता क्या है कि उसमें सीमांत घर्षण पाया जाता है, उसके अंदर उसके स्थिति को विरोध करने का उसमें गुण पाया जाता है कि उस स्थिति में परिवर्तन नहीं करे। तो होता क्या है, हमको उसकी एक निश्चित सीमा से अधिक बल लगाते हैं तभी वो यहाँ पर खिसकती है। मान लीजिए कई बार होता क्या है, आपने देखे होंगे बहुत सारे साधन होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक होते हैं, उनमें कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो दूसरे ट्रक या ट्रैक्टर के माध्यम से उनको खींचा जाता है। तो आपने देखा होगा जब एक निश्चित बल, जैसे हम खींचे तो हमसे वो नहीं खींचेगा, लेकिन अगर दूसरा ट्रक या ट्रैक्टर बल लगाकर को खींचता है तो वो आसानी से खींच जाता है। तो होता क्या है, इसे हम सीमांत घर्षण बोलते हैं, यानी कि उसकी स्थिति का जब विरोध करता है तो हम विरोध करने से हमको क्या करना पड़ेगा, उसके जो घर्षण बल है उससे ज़्यादा हमको यहाँ पर बल देना पड़ेगा ताकि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सके। ठीक है दोस्तों, ये है आपका सीमांत घर्षण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? अब देखिए, सर्पी घर्षण क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऐसी सतह है जो उस पर हम यहाँ पर गति किसी कोई वस्तु, ये कोई सरफेस है, कोई सतह है और यहाँ पर
कोई वस्तु है वो घिसती हुई यहाँ पर गति कर रही है, यानी कि घिसकर यानी कि वो फ्लैट रूप से गति कर रही है, तो उस स्थिति में उसकी जो गति है उसका जो विरोध करता है उसे हम बोलते हैं सर्पी घर्षण। और यहाँ पर देखिए दोनों वस्तुएं हैं आपस में, मान लीजिए एक सतह ऐसे है, मान लीजिए सतह ऐसे जा रही है, आप इधर जा रहे हैं, जैसे कि हाँ होता क्या है कि कई बार देखिए जो नाव है, और जो आपने देखा होगा आपकी जैसे नदी है, नदी में जो पानी का अफवाह है वो इधर की ओर जा रहा है, और आप अगर नाव को इधर की ओर चलाना चाहते हैं तो अगर आप नाव को एक ज़्यादा वेग नहीं दोगे तो होता क्या है कि वो उसी की दिशा में बह जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं सर्पी घर्षण की। दो अलग अलग यहाँ पर सतहों के बीच जो यहाँ पर घर्षण बल पाया जाता है उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं लोटनी घर्षण, जिसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। एक तो देखिए आप नॉर्मल सूटकेस होते हैं वो आपने देखे होंगे, उनको आप क्या करेंगे उठा कर और ले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर उन्हीं सूटकेस के नीचे अगर हम यहाँ पर पहिए लगा देते हैं तो आसानी से हम उनको खींच कर ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा जो कूलर्स होते हैं, कूलर जो गर्मियों में चलाए जाते हैं, अगर उनको आप उठा के ले जाओगे दूसरी जगह तो आपको पता है कम से कम 2 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम उन पर पहिए लगा दिए जाए नीचे की सतह पर तो वहाँ पर उनका जो घर्षण है वो यहाँ पर कम हो जाता है और इजीली वो वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लोटनी घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। और इसका उपयोग ज़्यादातर जो मशीनरी होती हैं उनको पहियों के रूप में लगाकर उनका जो घर्षण है उसका मान यहाँ पर कम किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो घर्षण है वो यहाँ पर सिर्फ ठोसों में लगता है। दोस्तों वायु और द्रव में भी घर्षण है वो यहाँ पर लगातार कार्य करता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर ठोसों के मुकाबले थोड़ी कम होती है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर उल्काएं जब अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर इनका वेग अधिक होने के कारण ये वायु के घर्षण के कारण इनका अधिक ऊष्मा है वो उत्पन्न करती हैं, और उनमें चमक जो उत्पन्न होती है वो इसी वजह से होती है। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारी उल्काएं आती हैं वो यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर आते आते पहले ही क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और बहुत सारी हैं वो पहले ही वाष्पीकृत हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो घर्षण है इसी की वजह से ये सब कुछ हो पाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में हम देखते हैं जो घर्षण है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम किया जा सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर्षण को निम्न में से कम करने का उपाय कौन सा है। 4 एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम घर्षण को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, चिकनी सतह बनाकर, यानी कि हम देखिए अगर किसी भी सतह को यहाँ पर चिकनी बना दे, मतलब उसके ऊपर अगर तेल लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो वहाँ पर उसका घर्षण है वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा, वायु के कारण घर्षण है कम करने के लिए मोटर वाहन, रेलगाड़ी के इंजन व वायुयान विशेष डिजाइन के बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जितना द्रव्यमान होगा वहाँ पर घर्षण है उतना ही यहाँ पर अधिक बनाया जाता है, अधिक होता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि होता क्या है कि जो वायुयान हैं, ठीक है, वायुयान बनाए जाते हैं वो थोड़े हल्के बनाए जाते हैं, और यहाँ पर जो रेलगाड़ी के इंजन हैं, ठीक है, और मोटर वाहन है उन पर घर्षण को कम करने के लिए उनके विशेष डिजाइन में उनको बनाया जाता है। यानी कि इस प्रकार से उनकी डिजाइनिंग की जाती है ताकि उन पर घर्षण है वो कम से कम लगे और ऊर्जा की जो हानि हो कम से कम हो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला, यहाँ पर देखिए लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से हमेशा कम होता है। अतः मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के मध्य स्टील की गोल यहाँ पर बॉल लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनको अगर हम खींचते हैं तो इजीली रहती है, उसके ऊपर नीचे स्टीयरिंग लगा दें, अगर हम उस बॉल लगा दें, आपने देखा होगा कूलर्स में नीचे लगे रहते हैं जिनसे आसानी से खींच सकते हैं, तो उनको हम बॉल बियरिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा है, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं स्नेहक लुब्रिकेंट। देखिए घर्षण को कम करने के लिए जो पदार्थ काम में ले जाते हैं उन्हें हम स्नेहक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्नेहक क्या होते हैं, तो स्नेहक घर्षण को कम करने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें हम स्नेहक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर घर्षण है वो ऊर्जा को हानि करता है तो घर्षण एक बुरी चीज़ है, लेकिन नहीं दोस्तों, घर्षण के कुछ एडवांटेज भी हैं। यानी कि घर्षण है वो आवश्यक भी चीज़ है। देखिए कैसे, देखिए जब हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं तो आपको पता होगा चलते समय हम हमारे पैरों को आगे की उठाकर चलते हैं, जबकि दूसरा पाँव है वो घर्षण बल के कारण ही प्रतिक्रिया बल पीछे को लगाता है। यानी कि अगर हम चलते हैं सड़क पर तो उसके पीछे घर्षण बल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी वाहन चलते हैं उसका पहिया जब आगे की ओर चलता है, लेकिन जो पहिया है वो पीछे की ओर बल लगाता है जो कि प्रतिक्रिया बल होता है। इसलिए दोस्तों घर्षण बल है वो गति के लिए आवश्यक भी है, लेकिन वो एक प्रकार से यहाँ पर दोस्तों नुकसानदायक भी है। लेकिन आज अगर हम चल रहे हैं सरफेस पर, पृथ्वी पर, तो उसके पीछे यहाँ पर जो घर्षण बल है वो यहाँ पर ज़रूरी है दोस्तों।
आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो वाहन के टायर बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा वो बिल्कुल फ्लैट क्यों नहीं बनाए जाते। उन पर देखिए आपने देखा होगा डिज़ाइन ऐसे क्यों बनाई जाती है, कहीं गड्ढे अड्डे ये क्यों बनाया जाता है। आपने कार, ट्रक, बस बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जहाँ पर जो टायर हैं वो बिल्कुल फ्लैट नहीं बनाए जाते हैं। वैसा क्यों बनाए जाते हैं? तो ऐसा इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो घर्षण है वो कम से कम यहाँ पर रहे, और वहाँ पर अधिक से अधिक है वो यहाँ पर ऊर्जा हानि हो वो कम से कम हो। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी केले पर छिलके पर पैर रखते हैं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है और हम आगे की ओर गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब घर्षण की वजह से ही होता है। चलिए देखते हैं घर्षण से कुछ बेनिफिट्स और यहाँ पर कुछ लॉस। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि घर्षण से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए पहला जो बेनिफिट है वो है कि घर्षण हमें चलने में मदद करता है, यानी कि बिना घर्षण के हम फर्श पर नहीं चल पाएंगे और हम फिसल सकते हैं। दूसरा, सड़क पर पहिए के वाहन को चलाने के लिए घूमने में घर्षण बल सहायक होता है। बिना घर्षण के वाहन हैं उनका चलना और मुड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तीसरा, देखिए आपने ब्रेक तो अपने सभी वाहनों में लगाते हैं, तो अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपको पता है एक्सीडेंट कितने हो जाएंगे। तो जो ब्रेक है वो मेन रूप से घर्षण बल के द्वारा ही लगाए जाते हैं। चौथा, घर्षण के कारण ही पट्टे व चैन है उनके द्वारा मोटर से मशीन को घूर्णन करने की स्थानांतरण संभव है। यानी कि आपने देखा होगा जो पट्टेदार और चैनदार जो मशीनें होती है जो घूमती हैं वो मेनली यहाँ पर घर्षण के द्वारा ही घूमती हैं। आगे देखिए, किसी दीवार या लकड़ी आदि में अब कील या पेच ठोकते हैं वो घर्षण के कारण ठहरे रहते हैं। मतलब अगर घर्षण नहीं होगा तो दीवार है वो यहाँ पर दीवार में जो कील है वो ठहर नहीं पाएगी। आगे देखिए, बिना घर्षण के हम पेन पेंसिल को हाथ में नहीं पकड़ सकते और लिख भी नहीं सकते, क्योंकि घर्षण अगर नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो पेन है और यहाँ पर पेंसिल है किसी को हम हाथ से नहीं पकड़ सकेंगे और यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आगे देखिए, बिना घर्षण के रस्सी में गांठ लगाना संभव नहीं हो सकता और कपड़ा बुनना भी संभव नहीं होगा। तो ये सब बेनिफिट्स थे घर्षण के। अब देख लेते हैं जो घर्षण है उससे क्या क्या लॉसेस हैं। तो देखिए डिसएडवांटेज क्या है इससे। पहला, घर्षण से आपको पता होगा ऊर्जा की हानि होती है, इससे दक्षता है वो यहाँ पर घट जाती है। इसके अलावा यहाँ पर वाहनों का 20% ईंधन है वो सिर्फ और सिर्फ घर्षण बल के कारण ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे यहाँ पर। और देख लेते हैं दो और देखते हैं। देखिए घर्षण के कारण मशीनरी के जो कलपुर्जे हैं वो यहाँ पर घिस जाते हैं। देखिए आप बहुत सारे हम ब्रेक लगाते हैं वाहनों में, तो आपको पता होगा ब्रेक लगाने से हमारे शॉकर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर कलपुर्जे हैं वो घिसावट आ जाती हैं और टूट फूट भी जाते हैं। इसके अलावा तो घर्षण बल के कारण मशीन में उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, आपको पता होगा, जिससे मशीन की कार्य क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थे यहाँ पर घर्षण और घर्षण से होने वाले डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों प्रणोद और दाब क्या होते हैं, यानी कि थ्रस्ट और प्रेशर, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। देखिए दो प्रकार से बल लगता है यहाँ पर। देखिए कोई भी वस्तु लगी है तो उसके ऊपर दो प्रकार से बल लगता है। मान लीजिए टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो आपने देखा होगा अगर यहाँ पर फुल पानी भरा हुआ है तो अगर आप यहाँ पे एक ठोंटी लगाओगे, नल लगाओगे, यहाँ पर पानी ज़्यादा आएगा, यहाँ लगाओगे तो पानी थोड़ा कम आएगा। तो देखिए अगर किसी वस्तु पे ऊपर की ओर लंबवत अगर कोई बल लग रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्रणोद बल, ठीक है। और अगर नीचे की ओर अगर कोई बल लग रहा है तो उसे हम बोलते हैं दाब। दोनों में ये डिफरेंट है दोस्तों। दाब है वो रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब का सूत्र है, बहुत बार पूछा जाता है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर दाब। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो यहाँ पर होता है, आपको पता होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जबकि प्रणोद होता है वो यहाँ पर बल होता है, नॉर्मली बल, तो उसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए जो दाब है दो चीज़ों पर फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, पहला यहाँ पर लगाए गए बल, क्योंकि आपको पता है दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बल और क्षेत्रफल दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यहाँ पर, अगर बल को 2 गुना कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है लगाए गए बल और क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, इसके ऊपर आपका जो दाब है वो यहाँ पर डिपेंड करता है। अब देखिए अगला जो यहाँ पर चीज़ है वो देखते हैं, जिसको बोलते हैं उत्प्लावकता, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोएंसी इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी भी जैसे हम किसी भी लकड़ी के गुटके हैं उसको पानी के अंदर डाल देते हैं तो आपने देखा होगा वो डूबता नहीं है, लेकिन एक लोहे की पतली सी कील है, ठीक है, एक सुई है, वो यहाँ पर पानी के अंदर डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा उत्प्लावन बल। अब देखिए उत्प्लावन होता क्या है, उत्प्लावन बल होता क्या है, तो यह एक द्रव होता है ना, कोई भी द्रव, उसका एक विशेष गुण होता है जिसके कारण उसके अंदर छोड़ी गई कोई वस्तु है ऊपर की उठने की ओर प्रयास करती है।
यानी कि जब भी कोई वस्तु पानी के अंदर किसी भी द्रव के अंदर डुबोई जाती है तो यहाँ पर जो पानी है या जो भी द्रव है यहाँ पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है और इसी बल को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ देखिए, अगर आपने कोई वस्तु यहाँ पर पानी में डुबोई हुई है या किसी द्रव में डुबोई हुई है तो वह एक स्थान है यानी कि आयतन है उसको हटाता है या आयतन को घेरता है। तो देखिए यदि उस वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो देखिए यानी कि वस्तु है जब वो पानी में जाएगी तो कितना सतही क्षेत्रफल उसने हटाया है, तो अगर उसने अब खुद के वजन से कम है वो हटाया है तो पानी में डूबेगी। यानी कि उस पर अगर उत्प्लावन बल है उसका मान वस्तु के भार से अगर ज़्यादा है तो वस्तु है वो पानी में डूब जाएगी दोस्तों। ठीक है, दूसरी स्थिति, यदि वस्तु का भार और उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु पानी में आंशिक रूप से डूबेगी। ठीक है, यानी कि देखिए बर्फ़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्फ़ के बारे में पूछा जाता है। बर्फ़ देखिए पानी में ना तो पूरी तरह डूबती है और ना ही पूरी तरह ऊपर रहती है। ठीक है, बर्फ़ 10% है वो ऊपर रहती है जबकि 90% है वो पानी में रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु का जो भार है यानी कि जो बर्फ़ लेते हैं उसका भार है उत्प्लावन बल से कम होता है, लेकिन उतना कम नहीं होता है कि पूरी तरह ऊपर ही तैर सके। तो उस स्थिति में जो वस्तु है आंशिक रूप से तैरती है। लेकिन यदि वस्तु का जो भार है उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु पानी में पूरी तरह डूबकर तैरती रहेगी। ये यहाँ पर जो तीसरा एग्जाम्पल है वो आपके बर्फ़ वाला एग्जाम्पल है, डूबती रहेगी। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है, जैसे हमने लकड़ी का गुटका इसमें डाल दिया तो अगर इसमें लकड़ी का गुटका हम डालते हैं तो वो ऊपर तैरता रहता है। इस वजह से क्योंकि जो लकड़ी का गुटका है वो यहाँ पर उसका जो वजन है वो तो दोस्तों बहुत कम है, लेकिन उसने सतही क्षेत्रफल ज़्यादा हटा दिया तो इस वजह से उस पर जो उत्प्लावन बल है वो यहाँ पर अधिक लगता है। इस वजह से वो पानी में डूबता ऊपर तैरता रहता है, डूबता नहीं है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। और इसी से रिलेटेड है यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत बिल्कुल यही है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर दोस्तों यही बात कहता है कि अगर हम किसी भी आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों, अगर हम किसी भी वस्तु है अगर उसका वजन दोस्तों हम बाहर की ओर उसका ज्ञात कर लें, यानी कि बिना पानी के अगर आप किसी वस्तु का भार है उसको आप ज्ञात करोगे। जैसे नॉर्मल देखिए आपने कमरे के अंदर या कहीं भी कोई वस्तु है वो 50 किलो की है और उसको हमने नाप लिया, लेकिन इसी वस्तु को अगर मैं किसी रस्सी की सहायता से पानी के अंदर डाल दूं और फिर अगर उसका मैं द्रव्यमान मापूं तो हमेशा 50 किलो से कम ही प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो किसी आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हमने बाल्टी भरकर किसी भी कुएं से अगर पानी को निकालते हैं तो आपने देखा होगा आपको वजन है बहुत कम महसूस होता है, कम बल लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो बाल्टी पानी से बाहर निकलती है, टैंक से बाहर निकलती है, कुएं से बाहर निकलती है तो वजन है वहाँ पर ज़्यादा लगने लग जाता है। तो आर्किमिडीज ने यह कहा था कि जब किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है और जो बल होता है वो यहाँ पर उस वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। इसे हम उत्प्लावन बल बोलते हैं और यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों। और आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये बहुत बार पूछा जाता है। पहला दोस्तों इसका उपयोग पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, यानी कि आपेक्षिक घनत्व है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जलयान और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि देखिए कोई भी पनडुब्बी है वो नाव है डूबे नहीं, उसका डिज़ाइन इस प्रकार से बनाया जाता है, यानी कि इस प्रकार के मटेरियल से उसका उपयोग बनाया जाता है ताकि वो अधिक क्षेत्रफल हटाए, यानी कि जिससे वो पानी में नहीं डूबे। आगे देखिए दुग्ध मापी व हाइड्रोमीटर, आपने जानते होंगे हाइड्रोमीटर जो शुद्धता मापता है ना दूध की, तो वहाँ पर यह आर्किमिडीज के सिद्धांत में ही काम में लिए जाते हैं। और दोस्तों पानी है वो बर्फ़, पानी के ऊपर जो बर्फ़ तैरती है वो तो आपको मैंने बता ही दिया, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही तैरती है दोस्तों। और लास्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर घनत्व और आपेक्षिक घनत्व हैं। ये दोस्तों क्या चीज़ें हैं, तो देखिए घनत्व क्या होता है। देखिए किसी वस्तु का आयतन होता है और द्रव्यमान होता है, इनका जो अनुपात होता है इसको बोलते हैं घनत्व। यानी किसी वस्तु के एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसी को हम बोलते हैं घनत्व, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि D बराबर m/v। इसका सूत्र है, बहुत बार पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, आपको ध्यान रखना है। और घनत्व का मात्रक देखिए कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का होता है यहाँ पर मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद हम देखते हैं आपेक्षिक घनत्व। देखिए आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व में फ़र्क है। यहाँ पर देखिए एक तो होता है आपेक्षिक घनत्व, यानी किसी दूसरी पदार्थ के साथ उसका घनत्व मापना, उसको बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। और एक होता है यहाँ पर जिसको बोलते हैं यहाँ पर आपका जो कि वास्तविक घनत्व, ठीक है, यानी कि
जो ओरिजिनल होता है उसी को बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व, वो मतलब वास्तविक घनत्व, और किसी दूसरे के साथ अगर मापे इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, यानी कि किसी पदार्थ के सापेक्ष पानी का घनत्व होता है उसी को बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। देखिए तो हम क्या करेंगे, आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए जो पदार्थ दिया हुआ है उसका घनत्व लेंगे बटे यहाँ पर पानी का घनत्व लेंगे, और देखिए घनत्व घनत्व है दोनों, तो इनका मात्रक होगा, कोई मात्रक यहाँ पर नहीं होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व ये डिफरेंट है दोस्तों। तो दोस्तों कल हम यहाँ पर करने वाले हैं ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कल हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, इसके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से, और फिर हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।